हाय एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल एस्थमा की। ठीक है, ब्रोंकियल एस्थमा में क्या होता है कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। यहाँ पे जो हमारा एयरवे है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एयरवे है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करता है हमें। अब इसमें होता क्या है, ये एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कोई भी एलर्जन का अगर एक्सपोजर हुआ, कोई भी पोलन एलर्जन का एक्सपोजर हुआ, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको क्या करेंगे, उसको लेके किसको प्रेजेंट करेंगे, टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। अब जो टी सेल्स है वो क्या करेंगे, वो टी हेल्पर टू सेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब जो टू टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करेंगे, वो साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। कौन कौन से साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। ठीक है, अब जो इंटरल्यूकिन 4 है वो क्या करता है, आईजीई की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। कैसे करता है वो क्या करता है, आइसोटाइप स्विचिंग करवाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इंटरल्यूकिन 5 है, वो इओसिनोफिल का जो है अमाउंट बढ़ाएगा। और जो इंटरल्यूकिन 13 है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा म्यूकस प्रोडक्शन को। ठीक है, अब क्या होगा, जो इंटरल्यूकिन 4 के कारण आइसोटाइप स्विचिंग हुई है जिसके कारण आईजीई बना है। ये आईजीई जाके क्या करेगा, मास्ट सेल पे जाके क्या करेगा, अ, अ, देखो ये मास्ट सेल पे जाके जो आईजीई है ये बाइंड कर गया। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट एक्सपोजर में जो मास्ट सेल है वो सेंसिटाइजेशन हो जाएगी उनकी। ठीक है, लेकिन अगर रिपीट एक्सपोजर होगा तो जो भी एलर्जन है वापस आएगा। ठीक है, वो जो ये हमारे पास आईजीई है, उन एंटीबॉडीज के बीच में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब होगा क्या, कि जो पहले एक्सपोजर से तो मास्ट सेल जो है वो सेंसिटाइज्ड हुआ था। ठीक है, लेकिन वो डीग्रेनुलेट नहीं होता। बट रिपीटेड एक्सपोजर से क्या होगा, जो ये एलर्जन आया अब ये आईजीई के बीच में बैठ गया, इससे क्या होगा, बाद में डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्रॉस लिंकिंग होंगी इन सबके आपस में, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा मास्ट सेल को, जिसके कारण डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। अब होगा क्या, डीग्रेनुलेशन के कारण हमारे पास पहले जो मास्ट सेल में क्या है, प्री फॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, जैसे हिस्टामिन होता है। ठीक है, प्री फॉर्म मीडिएटर्स निकलेंगे जो पहले से ही हैं, हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, ठीक है, हेपरिन, इओसिनोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर। ठीक है, अब और जो न्यूली सिंथेसाइज मीडिएटर है वो कौन कौन से, जो उसी जो पहले तो जो इमीडिएटली रिलीज होते हैं और जो कुछ मिनट्स बाद रिलीज होते हैं, जैसे एराकिडोनिक एसिड में ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन या साइटोकाइंस। ठीक है, ये रिलीज होंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये सब रिलीज़ होगा, अब इसमें से मैंने बताया आपको साइटोकाइंस, केमोकाइंस सब रिलीज़ हो रहे हैं। ये सब क्या करवाएँगे अल्टीमेटली, हमें क्या करवाएँगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जैसे हिस्टामिन। ठीक है, वो क्या करवाएगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। अब दूसरा ये म्यूकस सिक्रीशन होगी। ठीक है, इंटरल्यूकिन, ये ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो करवाएँगे। ठीक है, इंटरल्यूकिन 13 जो है वो क्या करवाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो हिस्टामिन है वो वेज़ोडाइलेशन भी करवाएगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स करेगा, जिससे कफ, स्नीज और वीज होगा। ठीक है, अब इन सब के कारण क्या होगा, लेट फेज में हमारे पास इओसिनोफिल्स, टीएच2, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स भी निकलते हैं। बेसिकली इओसिनोफिल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्या करेंगे, ये इन्फ्लेमेटरी जो इन्फिल्ट्रेट हैं वो आ जाएंगे हमारे पास लेट फेज में, जिसमें से मैंने इओसिनोफिल्स बताया, ये क्या करेंगे, एपिथेलियल डैमेज करवा देंगे और क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, अब हमारे पास मैंने आपको बताया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें सेल इन्वॉल्व हो रहे थे, हिस्टामिन सेल इन्वॉल्व हो रहे थे मास्ट सेल, जिन्होंने डीग्रेनुलेट करके क्या रिलीज किया, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स। इन्होंने ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की, बाद में हमारे पास इओसिनोलेट हुई, इसमें जो है रिलीज होती है टॉक्सिक प्रोटीन को रिलीज करते हैं, जो क्या, जिसमें से एक है मेजर बेसिक प्रोटीन, जो क्या करता है, एपिथेलियल डैमेज करवाता है। देन मैंने बताया इसमें टी लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो स्पेशल टी हेल्पर टू सेल्स, जो इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 का सिक्रीशन करवाते हैं। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो आइसोटाइप स्विचिंग करके आईजीई का लेवल बढ़ाता है, और जो आईजी और इंटरल्यूकिन 5 जो है वो क्या करेगा, यूसिनोफिल्स का लेवल बढ़ाएगा। फिर हमारे पास इंटरल्यूकिन 13 था जो म्यूकस प्रोडक्शन करवाएगा। फिर हमारे पास मैक्रोफेज रिलीज करते हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो ये हमारे पास हुआ। ठीक है, जो हमारे पास अर्ली फेज था, जो मिनट टू अप टू 2 आवर्स में हो जाता है, जिसमें हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होते हैं, प्री फ्रॉम मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और न्यू मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, वो सब क्या करवाते हैं, वेजोडाइलेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बट लेट फेज में हमारे पास क्या थे, सिर्फ यूसिनोफिल्स थे। ठीक है, लेट फेज में बेसिकली वो यूसिनोफिल्स की वजह से होता है। यूसिनोफिल्स जो है वहाँ पे मेजर बेसिक प्रोटीन को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और ईओसिनोफिलिक केटायन प्रोटीन को। ठीक है, ये क्या करते हैं कि टिश्यू डैमेज करवाते हैं, फाइब्रोसिस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, मास्ट सेल के लिए जो स्टेन यूज होता है उसको टॉरिडिन ब्लू बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब एस्मा में क्या होता है कि हमारे पास जो एयरवे है उसकी रिमॉडलिंग होती है। एयरवे रिमॉडलिंग का क्या मतलब है कि मतलब जो क्रोनिक अस्थमा है, ठीक है, उसमें जो एयरवे है ना हमारे पास, जो नॉर्मल म्यूकस है, म्यूकोस लेयर है, सब म्यूकस लेयर है, उन सब की क्या होगी, रीमॉडलिंग होगी, मतलब फिर से उनकी सबकी थिकनिंग हो जाएगी। देखो क्या होगा, सबसे पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग हो जाएगी, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स है ना जो हमारी, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होगा, गोबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज वेस्कुलरिटी। देखो, अब इसके कारण क्या होगा कि देखो क्रोनिक अस्थमा में सारा एयरवे रिमॉडल हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखो मेरी बात सुनो, पहले हमारे पास क्या था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एपिथेलियल है, सीलिया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देन वी हैव मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर स्मूथ मसल्स वाली लेयर भी है और सब म्यूकोसा वाली लेयर भी। इन सब का क्या होगा, देखो म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो रही है, मतलब सब म्यूकोसा वाली लेयर बढ़ रही है, स्मूथ मसल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो रही है, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। ग्लोबलेट्स, जो गॉबलेट सेल है उनकी हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो मतलब म्यूकस हाइपरसिक्रेशन हो रही है इसमें, ठीक है। तो मतलब पहले जो हमारे पास पैथवे था, अब पूरी की पूरी इंटायर थिकनेस बढ़ गई है लेयर्स की, मतलब जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोजल ग्लैंड वाली थिकनेस बढ़ रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल थिकनेस पूरी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होगा कि सब म्यूकोजल ग्लैंड की थिकनेस भी बढ़ रही है और ओवरऑल थिकनेस भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो है रीड इंडेक्स जो है वो नॉर्मल आएगा हमारा एस्मा में, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस, स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, गोबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, इसमें एंजियोजेनेसिस होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब स्मूटम फाइंडिंग जो हमें देखेगी एस्मा में, वो क्या क्या है, इसमें हमें क्रस्मैन स्पाइरल्स दिखेंगे, जिसका मतलब क्या है, मतलब म्यूकस प्लग दिखेंगे। अगर स्पूटम को देखें, अगर स्पूटम को देखें उसमें हमें म्यूकस प्लग दिखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। इनके राउंड हमें यूसिनल फिल्स दिखेंगे, स्पाइरल म्यूकस कास्ट दिखेगी, ठीक है। अब क्या होता है, फिर हम इसमें चारकोट-लीडन क्रिस्टल्स दिखते हैं। चारकोट-लीडन क्रिस्टल बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास एस्मा है, इसमें क्या होता है कि इओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स की वजह से डैमेज हो रहा था, याद है मैंने आपको बताया, लेट फेल्स में इओसिनोफिल्स आते हैं। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन को स्क्रीट करते हैं जिसका नाम होता है गैलेक्टिन, ठीक है। वो क्या करता है, देखो देखो सार्कोप्टेरिन जो इओसिनोफिल्स हैं, ठीक है, उनसे एक प्रोडक्ट निकलता है जिनका नाम होता है गैलेक्टिन, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसका लेवल, इसका, जो क्या करता है, जो चारकोप्टेरिन क्रिस्टल्स बनाता है। अब जिस भी डिजीज में इओसिनोफिल्स बढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास हमें चारकोप्टेरिन जो है क्रिस्टल्स, वो क्या वो हमें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एंड में क्या है, सीरियोला बॉडी। सीरियोला बॉडी में क्या होता है कि ये मतलब जैसे हम देखो, ये होता है क्लस्टर ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल। जब हम खांसी करते हैं उसमें कुछ एपिथेलियल सेल्स भी आते हैं डैमेज के कारण, ठीक है। तो हमें हमारे जो स्पूटम है उसमें हमें एपिथेलियल सेल्स भी दिखते हैं। दीज आर द क्लस्टर ऑफ डीजेनरेटिंग और शेड ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्मा। अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में।